जय हिंद दोस्तों। आशा रखता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ पवीन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, मैं 12th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट इन 25 आवर्स की सुपर चैलेंज सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं सिर्फ 25 घंटों में अकाउंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें छोटी से छोटी थ्योरी से लेके एग्जाम्पल की सारी चीजें कवर कर दी जाएगी, ताकि आप लोग बहुत ही इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सको या उसके काफी नजदीक जा सको। तो इस पूरी सीरीज को आप बहुत ही अच्छे से यूज कीजिएगा और एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिए। आज का जो सेक्शन है दोस्तों, इसके अंदर हम लोग पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बोर्ड में सेक्शन ए में एमसीक्यू, सेक्शन बी में वीएसक्यू और सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर के अंदर आपको 3 मार्क्स में एक थ्योरी भी हो सकती है और साथ में एग्जाम्पल भी रहेगा। तो आप इसकी थ्योरी को भी बहुत ध्यान से समझना और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस को भी प्रॉपरली करना। और इस सेक्शन के अंदर हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो कि आपको एमसीक्यू वीएसक्यू में और अगर सेक्शन सी में 3 मार्क में कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछा हो तो उसमें काम लगेगी। और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री और उसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारा जो पार्ट 1 है थ्योरी का वो शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक है, वो है डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पहले तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व का अंत हो जाना। अब इसको 2 सेंस में पढ़ा जाता है। एक कॉन्टेक्स्ट होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो देखो, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में कवर कर चुके हैं। तो चेंज इन पार्टनरशिप ड्यू टू एनी रीजन, लाइक वो कौन कौन से रीजन थे? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसका मतलब होता है चेंज इन P&L रेशियो, admission of a new partner, retirement or death of a partner, then it is considered as dissolution of partnership, जिसको मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में सिखा दिया है। इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और यहाँ पे 3 अलग अलग डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और डेफिनेशन यहाँ पे बीच में थी पर वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये रिवीजन वाले सेक्शन में कवर नहीं किया है, जो कि बहुत ही फुद्दूसी है, बिल्कुल भी नहीं करती है। देखो, सबसे पहला मीनिंग आपको अगर 1 मार्क के वीएसक्यू में पूछा तो आप कोई भी मीनिंग लिख सकते हो, हालांकि ये पहले वाले मीनिंग को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। When a partnership firm close down its business on permanent basis, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, close down its business on permanent basis, मतलब कि close forever, then it is known as dissolution of partnership firm। फिर से, when partnership firm close down its business on permanent basis, then it is called dissolution of partnership firm। इसके बाद ये मीनिंग और ये मीनिंग भी जरा देख लेते हैं। When except one partner, मतलब एक पार्टनर को छोड़ के all partners get separated from the firm, then it is dissolution of partnership firm। मतलब एक पार्टनर को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर्स फर्म छोड़ के चले जाते हैं तो उसे भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे, क्योंकि एक ही पर्सन बचा, अगर वो बिजनेस कंटिन्यू करेगा तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप के बारे में देख रहे हैं, तो अगर एक को छोड़ के बाकी के पार्टनर्स भी फॉर्म छोड़ के चले जाते हैं तो उसे भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ही कहेंगे। और ये आखिरी डेफिनेशन है, जिसमें कि आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 39 में दिया है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि क्या कहता है, व्हेन ऑल पार्टनर्स गेट सेपरेटेड थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब सभी पार्टनर डिसोल्यूशन के थ्रू अलग हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता है, दैट ब्रिंग्स एंड टू ऑफ द पार्टनरशिप, दैट इट इज नोन एज dissolution of partnership firm। क्या कहा है, मेन ये है, when all partners get separated through dissolution of the firm that brings an end of their relationship, then it is called dissolution of partnership firm। हालांकि मैं फिर से बता दूं कि प्रेफरेंस आप पहली वाली डेफिनेशन को ही देना। अब हम लोग
जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन सी में आपको 3 मार्क में पूछ सकते हैं, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहां पे मैंने टोटल 6 पॉइंट बताए हैं, बट आप कोई भी 3 पॉइंट याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि 3 मार्क में आपको आने वाला है, तो 3 मार्क में 3 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। तो पहला वाला है मीनिंग, तो मीनिंग हमने आगे ही डिस्कस कर ली है। पहला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, when firm close down its business on permanent basis it is called dissolution of partnership firm। ये दूसरी और तीसरी डेफिनेशन आप यहां पे डिफरेंस के लिए नहीं याद रखोगे, आगे समझा दिया। तो मेन एक ही डेफिनेशन, when firm close down its business on permanent basis। जबकि dissolution of partnership क्या है, तो when relation among partner changes due to कौन कौन से रीजन हमने देख लिया, चेंज इन P&L रेशियो, एडमिशन या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, then it is called dissolution of partnership। ये इंपॉर्टेंट है। असेट एंड लायबिलिटी का क्या होता है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, मतलब फॉर्म बंद होने वाली है, तो जो भी असेट है उसको सोल्ड ऑफ कर दिया जाएगा और जो भी लायबिलिटीज है उसको पे कर देंगे, मतलब असेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। तो याद रखना है कि असेट्स एंड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन में असेट्स सोल्ड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या होगा, तो ऑब्वियस है भाई, फॉर्म बंद हो रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करके क्या मतलब है, वो भी बंद हो जाएंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट रिमेन्स ओपन। बहुत ही सिंपल है, अभी आपका 12th स्टैंडर्ड चालू है तो आपके 12th के बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बुक्स ओपन होंगे। आपका 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गया है तो आपने उसके बुक्स बंद करके कहीं पे भी फेंक दिए होंगे, मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन रहते हैं। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड नोट आगे मैं समझाऊंगा। जबकि यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको चैप्टर 4 में इसकी पूरी नोट समझा दी है। अगर उस सेशन को आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग जरूर देखें। तो यहाँ पे याद रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। देन एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, तो फर्म बंद हो रही है तो उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीज यानी कि स्टॉप। जबकि डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप फर्म रिमेन्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये पॉइंट इतना प्रॉपर नहीं है तो वो आप नहीं लिखोगे या नहीं याद रखोगे तो चलेगा। एंड इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, तो पार्टनरशिप फर्म में कोर्ट में और मे नॉट इंटरफियर, मतलब मे इंटरफियर कर सकते हैं, ना भी करे पर कर भी सकते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में मैं समझाने वाला हूं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये कंफर्म है कि पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगी। तो यहां पे फर्म के डिसोल्यूशन में कोर्ट में इंटरफियर, वेयर एज पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में कोर्ट डज नॉट इंटरफियर। तो आई होप कि आपको ये सेकंड टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये सारे सेशन से फायदा हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो कोई भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और आपके जितने भी फ्रेंड्स जो कि 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं पूरे गुजरात में से कहीं पे भी, उन सभी के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में आगे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स अलग अलग कोर्सेज के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी एरिया और सिटी कौन से शहर में रहते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आप हमें इन नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर दें, जिसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यू बीएसक्यू कंफर्म निकलने ही वाला है। साथ में अगर सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछना है तो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो याद रखना दोस्तों, देयर आर 2 मेथड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और ये 2 मेथड कौन कौन सी है, तो पहली मेथड का नाम है नॉर्मल डिसोल्यूशन, या तो फिर डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट।
जिसके अंदर अलग अलग 5 पॉइंट आने वाले, और अभी सिर्फ नाम याद रखे तो नॉर्मल डिसोल्यूशन या तो डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कॉर्ड, जबकि दूसरा है डिसोल्यूशन बाय कॉर्ड। तो चलिए ये दोनों मेथड के अंदर आने वाले सर्कमस्टेंसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नॉर्मल डिसोल्यूशन, जिसके अंदर 5 पॉइंट है। तो देखो सबसे पहला है बाय एग्रीमेंट, मतलब सारे पार्टनर एग्री हो जाएंगे तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, देन पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी। मतलब ये मिस ए और मिस्टर बी है जो कि पार्टनरशिप में वर्क कर रहे थे, पर अब उन दोनों के बीच में सब कुछ सेट नहीं हो रहा है और वो अलग हो जाना चाहते हैं, और दोनों अलग होना चाहते हैं, दोनों एग्री हो गए। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, देन पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व at any point of time and it is also known as voluntary dissolution। तो यहां पे आपको VSQ में आ सकता है what is voluntary dissolution। तो when all partners agree to dissolve the firm, then partnership firm can be dissolved at any point of time and it is called voluntary dissolution। इस तरह से आपको लिखना है। then second है dissolution as per contract। सपोज पार्टनर के बीच में पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फॉर्म डिसॉल्व होती है, तो उसे कहेंगे डिसोल्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डन एज पर प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पार्टनरशिप डीड उन्होंने जो बनाया होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो किया होगा उसके अंदर जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से फॉर्म को डिसॉल्व करेंगे, देन इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। देन थर्ड है डिसोल्यूशन एज पर एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू वीएसक्यू के और ज्यादा चांसेस है। एक्ट के अंदर दो चीज आते हैं, यहाँ पे एक्ट का मतलब लॉ नहीं है, एक्ट का मतलब कोई एक्शन या सिचुएशन। तो देखो व्हेन ऑल पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब मेरे जैसे लोग, मतलब जिसके पास असेट बहुत कम है और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसे इंसॉल्वेंट लोग हो, मतलब सारे पार्टनर्स, या तो फिर एक्सेप्ट वन ऑल अदर पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, मतलब कोई एक पार्टनर को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है एज पर एक्ट। तो डिसोल्यूशन एज पर एक्ट के अंदर दो सिचुएशन में से पहली है व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, या तो फिर एक्सेप्ट वन ऑल द अदर पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, और दूसरा है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इल्लीगल, जब बिजनेस है मतलब जो काम है फर्म का वही इलीगल हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल ए एंड बी महाराष्ट्र के अंदर फॉर एग्जांपल लिकर सेल करते थे, लिकर शॉप, पोटली, दारू ने दुकान खोली थी। अभी महाराष्ट्र के अंदर लिकर सेल करना परमिसिबल है, बट फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया 1 अप्रैल से, सबको अप्रैल फुल बनाते हुए, कि अब महाराष्ट्र में भी गुजरात की तरह लीकर के ऊपर बैन लग रहा है, दारूबंदी। तो उस केस में यहां पे ये बिजनेस इलीगल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। तो अब महाराष्ट्र के अंदर ए एंड बी लीकर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं रख सकते, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो एज पर एक्ट में दो सिचुएशन, पहला याद रखना है आपको इंसॉल्वेंट, मेन वर्ड याद रखो, एंड बिजनेस बिकम्स इलीगल। तो पहले वाले में when all partners of the firm becomes insolvent or except one all other partners become insolvent, and second when business of the firm becomes illegal then partnership firm will be dissolved as per act। then dissolution on happening of certain contingencies। देखो contingency के अंदर मेन दो वर्ड रखने हैं, मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए पहले से ही हाईलाइट करके रखी है, बस वो चीज माइंड में फिट कर दो। तो contingency या happening of some event के अंदर दो चीज है, पहला है when firm is constituted for fixed time, और प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए ही फॉर्म बनाई है, तो on the completion of that time partnership firm is dissolved, वो टाइम खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए एंड बी ने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की और लिखा है कि 31 मार्च 2022 तक हम पार्टनरशिप में रहेंगे, तो जैसे ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और दूसरा आता है इसके अंदर when firm is constituted for some specific task और प्रोजेक्ट और वर्क या एडवेंचर, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, then on completion of that task firm is dissolved। फॉर एग्जांपल ए एंड बी ने यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बनाई थी टू क्रिएट और कंस्ट्रक्ट एन ओवरब्रिज, तो जैसे ये ओवरब्रिज का काम खत्म हो जाएगा ये पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसके आगे एक और पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं कि सपोज ये टाइम पीरियड
या ये टास्क खत्म हो गया, उसके बाद भी ए एंड बी को पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू रखनी है तो वो रख सकते हैं, पर वो बन जाएगी फिर पार्टनरशिप एट विल। ये सिर्फ आप लोग अपनी जानकारी के लिए याद रखना। फिफ्थ है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल, पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या, पार्टनर्स अपनी मर्जी जब तक रहेगी तब तक साथ रहेंगे, जब तक उन लोगों को आपस में नहीं बनेगी तो वो तुरंत फॉर्म ड्रॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। तो व्हेन पार्टनरशिप इज एट विल द फॉर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर। कैसे? बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स बाय इंडिकेटिंग हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फॉर्म। मतलब कि ए बी सी तीन पार्टनर है, अब उसमें से मिस्टर बी चाहता है कि हम ये फॉर्म को डिसॉल्व कर दें, तो दिस फॉर्म कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर। तो यहाँ पे मिस्टर बी जो है वो एक रिटर्न नोटिस दे देंगे ए और सी को, जिसके अंदर वो इंडिकेट करेंगे हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फॉर्म एंड द फॉर्म विल बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट मेंशन इन दैट नोटिस। ये नोटिस में उसने जो डेट लिखी होगी वो डेट से फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर ये नोटिस के अंदर डेट मेंशन नहीं की है तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ द नोटिस, जिस डेट पे ये नोटिस ए और सी को मिली है उस डेट से फॉर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। क्लियर? तो यहां पे पहला जो नॉर्मल डिसोल्यूशन है वो खत्म हुआ। अब हम सेकंड जाएंगे डिसोल्यूशन बाय कॉर्ट। और दोस्तों आपको जहां कहीं भी लगे तो वहां पे वीडियो को पॉज करके उतनी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना। डिसोल्यूशन बाय कॉर्ट के अंदर 7 पॉइंट है। दैट मींस व्हेन एनी पार्टनर फाइल अ सूट, सूट का मतलब होता है केस फाइल करना, कोर्ट में केस फाइल करना, फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म ऑन अ फॉलोइंग रीजन। मतलब नीचे जो 7 रीजन है उसमें से कोई रीजन की वजह से अगर कोई पार्टनर कोर्ट में सूट फाइल करता है फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो कोर्ट उन रीजन को चेक करके वो डिसोल्यूशन करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। अब वो कौन कौन से रीजन में कोर्ट यहां पे डिसोल्यूशन के लिए ऑर्डर दे सकती है? तो व्हेन एनी पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब क्लियरली आप लोगों की तरह पागल हो जाता है, कोई भी पार्टनर आप लोगों की तरह अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो फिर यहाँ पे कोर्ट फॉर्म को डिसॉल्व कर सकती है। देखो मेन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, वो सब आप लोग याद रखोगे। डिटेल में समझने के लिए एप्लीकेशन के ऊपर का जो हमारा 12th कॉमर्स का कोर्स है उसमें ये सभी सेशंस को मैंने और डिटेल में समझा है। यहाँ पे हमारा रिवीजन है, क्विक प्रिपरेशन है, तो मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे एग्जांपल ज्यादा नहीं दूंगा। Then when a partner becomes permanently incapable to perform his duty, जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल भाविन सर इज वन ऑफ द पार्टनर ऑफ सास इंस्टीट्यूट, जो कि अच्छा पढ़ाते हैं, बट सपोज मेरे आवाज को परमानेंट डैमेज हो जाता है, मैं कभी भी बोल नहीं पाऊंगा, तो फिर यहाँ पे फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए बाकी के पार्टनर कोर्ट में ऑर्डर दे सकते हैं, बिकॉज द पार्टनर इज परमानेंटली इनकैपेबल। देखो परमानेंटली इनकैपेबल, थोड़े दिन के लिए मेरी आवाज बंद हो गई है तो ऐसा नहीं होगा कि चलो फॉर्म बंद करवा, परमानेंटली इनकैपेबल हो जाते हैं। तो when a partner undertakes misconduct against the partnership firm or against the business of the firm, जब कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है मतलब गलत काम करता है पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में या पार्टनरशिप के बिजनेस के अगेंस्ट में, when a partner willfully मतलब जानबूझ के एंड persistently मतलब बार बार रिपीटेडली क्या करता है, ब्रीच द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तीनों पार्टनर ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है, फिर भी कोई एक पार्टनर जानबूझ के बार बार वो एग्रीमेंट ब्रीच कर रहा है, तोड़ रहा है, तो बाकी के पार्टनर यहाँ पे कोर्ट में फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। देन व्हेन एनी पार्टनर ट्रांसफर हिज एसेट टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, याद रखना कि जब भी कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी और पार्टनर को या किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए बाकी के सभी पार्टनर, ऑल पार्टनर, एमसीक्यू में आपको आ सकता है ऑल पार्टनर्स, मेजॉरिटी पार्टनर, वन पार्टनर, नन ऑफ द अबव, तो ऑल पार्टनर की कंसेंट चाहिए जब कोई एक पार्टनर अपना हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता है। और अगर यहाँ पे बिना कंसेंट के उसने ट्रांसफर कर दिया तो कोर्ट इसको डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। When firm continuously incurs the loss and it is unable to run the business due to loss, मतलब continuous business loss पे loss किए जा रहा है तो भी यहाँ पे डिसॉल्व करवा सकते हैं। एंड एनी अदर ग्राउंड मतलब एनी अदर रीजन विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब प्रॉपर रीजन कि हाँ ये कारण है जिसकी वजह से कोर्ट यहाँ पे फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो मेथड्स ऑफ डिसॉल्यूशन है वो दोनों खत्म हुए।
इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज सम इंपॉर्टेंट नोट्स और पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि आपको एमसीक्यू और वीएसक्यू के एंगल से काफी काम के हैं। तो याद रखना कि इन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ऑल द असेट्स आर सोल्ड ऑफ एंड ऑल द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। अब ये पेमेंट के ऊपर से ये आएगा कि पेमेंट कौन सी सीक्वेंस में होगा, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन ऑफ असेट मतलब असेट बेच के जो पैसा आया है वो इज पेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि सीक्वेंस, मतलब इसी सीक्वेंस में पेमेंट होगा। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे होते हैं, देन थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे होती है इंक्लूडिंग पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर की लोन नहीं, पार्टनर्स वाइफ लोन वो थर्ड पार्टी लोन ही समझनी है, यानी कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी। उसके बाद पार्टनर्स लोन और लास्ट में बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट। तो पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस, देन थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंक्लूडिंग पार्टनर्स वाइफ लोन, देन पार्टनर्स लोन एंड लास्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंस। अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशन कि आफ्टर पेइंग ऑल दी अबोव थिंग्स, मतलब लायबिलिटी पे कर देते हैं सारी की सारी, ये सब कुछ पे कर दिया, चारों की चारों चीजें, उसके बाद भी पार्टनरशिप के पास कुछ सरप्लस पैसा बचा है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं होता है, क्योंकि सरप्लस पैसा बचा मतलब फर्म अच्छा कर रही है, फर्म अच्छा कर रही है तो डिसोल्यूशन के चांसेस नहीं होंगे। पर सपोज ऐसा कुछ सरप्लस बचता है तो दैट सरप्लस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर P&L रेशियो। वो जो भी सरप्लस होगा वो सरप्लस पार्टनर्स को दे दिया जाएगा उनके P&L रेशियो में। पर अगर सपोज लॉस अराइज होता है, मतलब पैसे कम हुए इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिसिट, तो यहां पे वो किस तरह से अरेंज किए जाएंगे, तो सबसे पहले तो उस लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पहले प्रॉफिट में से, अगर प्रॉफिट है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो पहले आउट ऑफ द प्रॉफिट। सपोज ऐसा कि प्रॉफिट है ही नहीं या फिर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो फिर वो पे किया जाएगा फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, पहले प्रॉफिट में से डेफिसिट को, उसके बाद सपोज प्रॉफिट नहीं है तो कैपिटल में से, और अगर कैपिटल भी कम है तो उस केस में पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस इन देयर P&L शेयरिंग रेशियो। वो लोग अपने पर्सनल असेट को बेच के ये P&L रेशियो में पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला प्रॉफिट में से, फिर कैपिटल में से, और फिर भी डेफिसिट हो तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल असेट बेच के भी वो जो भी डेफिसिट है वो पे करेंगे। और ये चीज आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है कि यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अगर फुल फ्लेज एग्जांपल है तो की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाता है इफ एनी, अगर लोन है तो ही, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, एग्जाम ओरिएंटेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आप 12th कॉमर्स के बाद एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर सीए या सीएस करके बीकॉम की पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज को या साहस इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स अवेलेबल है और उसका एडमिशन ओपन है। तो आप आज ही जरूर जुड़े। कुछ भी कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी, जिसमें आप हमारे क्लासेस पे आके हमारी फैकल्टीज के पास एक्सीलेंट एजुकेशन ले सकते हो। सपोज आपका घर हमारे क्लासेस से काफी दूर है या आप कोई और सिटी में रहते हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, एक्सीलेंट एजुकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। आप साहस ई क्लासेस जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, जो कि कोई भी नॉर्मल जो ऑनलाइन क्लासेस आपने अटेंड किए होंगे उससे काफी अलग और यूनिक सिस्टम है। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रेजेंट हो और आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो। तो इसका जबरदस्त एडवांटेज आप पूरे गुजरात से कहीं से भी हमसे जुड़ के ले सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन से भी पढ़ाई कर सकते हो। तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन मिलता है और पहले और दूसरे ऑप्शन में जाने वाले बच्चों को एप्लीकेशन का एक्सेस वैसे भी टोटली फ्री में ही रहता है। तो इसका एडवांटेज जरूर लीजिए और इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, दैट इज शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां से आपको एमसीक्यू या पीएसक्यू आ सकता है या शायद 3 मार्क में रियलाइजेशन अकाउंट पे शॉर्ट नोट भी आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग। तो देखो, एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ
डिसॉल्यूशन, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तब अकाउंट बनाया जाता है। क्यों? टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, मेन वर्ड ये है, डिस्पोज ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देन दैट अकाउंट इज नोन रियलाइजेशन अकाउंट। फिर से, an account which is prepared at the time of dissolution of partnership firm. Why? To give the accounting treatment of dispose of assets and payment of liability, then it is called realization account. और एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना दोस्तों, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट था उसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट भी कौन सी टाइप का अकाउंट आता है? नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल, रियल या नॉमिनल होता है उसमें से रियलाइजेशन अकाउंट भी नॉमिनल टाइप का अकाउंट है, आपको एमसीक्यू पीएसक्यू में काम लग सकता है। अब यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में होता क्या है उसको भी जरा समझ लो। तो ऑल दी असेट्स जो कि आपको एग्जांपल में दी होगी एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस आर, जो कि बैलेंस शीट में दी होगी, आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट इट्स बुक वैल्यू। क्या कहा? ऑल दी असेट्स that are disclosed or shown in the balance sheet except cash and bank balance are transferred to realization account debit side। याद रखना realization account में debit side कौन सी वैल्यू पे? at its book value। जबकि उसी तरह से सभी liabilities जो है, जो कि आपको बैलेंस शीट में दी होगी, वो सब ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे at its book value। तो याद ये रखना है कि all assets are transferred to realization account debit side except cash and all liabilities are transferred to realization account credit side at its book value। उसके बाद जब असेट सेल कर दी जाती है तब क्या होता है? तो when assets are sold, cash or bank account is debited and realization account is credited। ये चीजें आपको एमसीक्यू में काम लग सकती है और आगे जर्नल एंट्री में भी काम लगेगी। जब असेट सेल कर देंगे तो इट इज डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड जब liabilities हम पे करेंगे, when liabilities are paid off, then it is debited to realization account and पे किया है तो credited to cash और बैंक अकाउंट है। ये सारी चीजें कर देने के बाद हम क्या करेंगे? we will find the difference of realization account। तो ये डिफरेंस जो भी होता है क्रेडिट और डेबिट साइड का, उसको कहते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट या तो रियलाइजेशन लॉस। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो उसे कहेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है इन कंपेयर टू क्रेडिट साइड तो डिफरेंस को हम लोग कहेंगे रियलाइजेशन लॉस। और ये जो भी हो, रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन देयर पी&एल रेशियो। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क में पूछना है तो डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं या तो यहां से कोई एमसीक्यू भी निकाल के आ सकता है। तो देखो, देयर आर 2 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट। देखो आगे हमने जो 2 मेथड देखी थी ना, दैट इज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की मेथड थी। अब उसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की अगेन 2 मेथड है और दोनों मेथड का नाम बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों। पहली मेथड का नाम बताइए क्या है? फर्स्ट मेथड ऑफ रियलाइजेशन। और सेकंड मेथड का नाम है सेकंड मेथड ऑफ रियलाइजेशन। देखो कितना टफ नाम है, याद रखने में आपको नानी याद आने वाली है। सो यहाँ पे दोस्तों सिंपल फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, 2 नाम है, 2 नंबर। तो अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट मेथड के अंदर क्या होता है? तो याद रखना फर्स्ट मेथड के अंदर ऑल दी असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो अभी मैंने आपको आगे सिखाया और जो हमारा ये 7th चैप्टर भी डिपेंडेंट है वो। ये जो सेकंड मेथड है उसका आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने में नहीं आने वाला है, बट 12th के बाद फर्दर स्टडी में ये सेकंड मेथड ऑफ रियलाइजेशन जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल होती है वो आगे आएगा पढ़ाई में। तो यहाँ पे जो असेट्स और लायबिलिटीज है दे आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। याद रखना फर्स्ट मेथड में assets and liabilities are transferred to realization, second method में assets and liabilities are not transferred। जब asset sell होती है तो क्या होगा? अभी हमने आगे देखा था when assets are sold, cash और bank account is debited and realization account is credited, क्योंकि assets को realization में ट्रांसफर कर दिया था। जबकि यहाँ पे जब asset sell होगी तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये कंफर्म है, बट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि वो पर्टिकुलर असेट का अकाउंट ही क्रेडिट होगा। तो कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड असेट अकाउंट इज क्रेडिटेड, सेकंड मेथड। उसी तरह से जब लायबिलिटी पे करते हैं तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है
कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। पर सेकंड मेथड के हिसाब से जब लायबिलिटी पे करते हैं तो यहां पे कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा पे कर रहे तो, पर डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट नहीं होगा, पर उसकी बजाय रिस्पेक्टिव लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट होगा। तो सेकंड मेथड के हिसाब से लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट होगा। कब यूज किया जाएगा? तो देखो, व्हेन ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर डिस्पोज्ड ऑफ साइमल्टेनियसली, मतलब फर्म की सारी असेट्स और सारी की सारी लायबिलिटी एक साथ डिस्पोज कर देते हैं, मतलब एक साथ हम लोग निकाल देते हैं, तो ये फर्स्ट मेथड यूज होती है। अब ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है दोस्तों, ये बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसी की वजह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकली दिस मेथड इज नॉट यूज्ड। क्यों? क्योंकि सारी की सारी असेट एक साथ बिक जाए, सारी की सारी लायबिलिटी उसी के साथ पे हो जाए, नॉट पॉसिबल। जबकि यहां पे देखो, ये सेकंड मेथड में क्या होता है, when assets and liabilities are disposed of gradually का मतलब थोड़ा थोड़ा करके असेट बिकी है, थोड़ा थोड़ा करके लायबिलिटी पे हुई है, तब जाके ये सेकंड मेथड यूज होती है, और ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में ही होती है। और इसीलिए यहां पे कहा गया है कि दिस मेथड इज मोर पॉसिबल या मोर प्रैक्टिकल, जबकि ये मेथड को कम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इस चैप्टर का पहला पार्ट सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी खत्म हुई, और इसके बाद वाले सेशन में हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री पहले डिस्कस करेंगे, और सभी जर्नल एंट्री के बेस के ऊपर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल, कम से कम 15 एग्जांपल की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाए। पर यहाँ पे ये सेशन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए खत्म हो रहा है। अगर आप लोग इस पूरे सेशन को अवेल करना चाहते हो, पूरी रिवीजन नोट्स चाहते हो, तो आप आपका नाम, आपकी स्कूल का नाम, आपके एरिया और सिटी का नाम, और नीचे लिख देना 12th कॉमर्स, और ये सारी इंफॉर्मेशन इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट है या स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर्स हैं, उन सभी के लिए सेशन चालू है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, एंड दैट इज जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये जर्नल एंट्री समझ में आएगी तो ही इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस प्रॉपर हो सकेगी। तो देखो, सबसे पहले याद रखना है कि अगर अलग अलग टाइप की रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट आपको दिया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? तो पहले तो याद रखो कि उसको पार्टनर्स के बीच में उनके P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो अलग अलग रिजर्व जो होते हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उन सबको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा वेरियस रिजर्व्स, लाइक जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, वो सब। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कर्स कॉम्पनसेशन फंड या वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है वो, तो उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे